हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि पौधे परागण के लिए अजीवीय, जिसे इंग्लिश में एबायोटिक कहते हैं, तथा जीवीय, जिसे बेटा इंग्लिश में बायोटिक कहते हैं। मतलब पौधे परागण के लिए अजीवीय तथा जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। अजीवीय कारक बेटा जैसे निर्जीव कारक जिसे हम कहते हैं, और जिसे हम अजैविक कारक भी कहते हैं। तो देखिए, ये हुआ अजीवीय, इसी को निर्जीव कारक, और बेटा जैवीय को जीवीय को ही सजीव कारक कहते हैं। मतलब पौधे परागण के लिए सजीव कारकों तथा निर्जीव कारकों का उपयोग करते हैं। अधिकतर पौधे परागण के लिए जीवीय कारकों मतलब बायोटिक एजेंट्स का उपयोग करते हैं। तो बेटा परागण सबसे ज़्यादा जीवीय कारकों के द्वारा होता है, मतलब सजीवों के द्वारा होता है। बहुत कम ही हमारे पास पौधे हैं जो निर्जीव कारकों का उपयोग परागण के लिए करते हैं। तो अजीवी कारकों के द्वारा जो परागण होता है वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर परागण जो होता है सजीवों के द्वारा ही होता है, और सजीवों में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स मतलब कीटों के द्वारा परागण होता है। तो अब बेटा हम लोग जान गए हैं कि दो प्रकार के परागण होते हैं, सजीव एबायोटिक मतलब निर्जीव एबायोटिक, और बेटा बायोटिक सजीव। अब हम अजीवीय कारक देखेंगे परागण के। तो आपसे पूछा जाएगा अजीवीय परागण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में एबायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। एबायोटिक पॉलिनेशन का मतलब जब परागण निर्जीवों के द्वारा हो। तो बेटा ये डिफिनीशन पूछी जाती परिभाषा, इसलिए हमने इसको लिख लिया है कि जब परागण अजीवीय कारकों का मतलब बेटा निर्जीव कारक मतलब जो सजीव नहीं होते हैं, जैसे वायु और बेटा जल, ये परागण के निर्जीव कारक हैं। तो जब बेटा परागण अजीवी कारकों जैसे वायु और जल के द्वारा होता है, तब उसे हम अजीवीय परागण कहते हैं। और बेटा अजीवी परागण में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन या परागण वायु के द्वारा होता है। तो आप जान गए कि जब जल या वायु के द्वारा परागण हो तो उसे अजीवीय परागण कहते हैं। और अजीवीय कारकों में वायु के द्वारा परागण सर्वाधिक होता है। अजीवीय में बेटा अगर ओवरऑल पूरे में कहेंगे तब क्या इसे कहेंगे कि जैवीय कारकों के द्वारा परागण सर्वाधिक होता है। लेकिन जब बात आएगी कि अजीवीय कारकों में सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, तब हम लोग कहेंगे वायु के द्वारा परागण सर्वाधिक होता है। तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ओवरऑल की बात होती है तब क्या है सजीव। अगर ओवरऑल की बात नहीं होगी तब बेटा वायु के द्वारा परागण ज़्यादा होता है। अब वायु परागण के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि भैया परागण हम लोग जानते हैं कि परागकोश से पराग कणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही परागण कहलाती है। तो वायु के द्वारा जाएगा तो हल्के होने चाहिए परागण को। हल्के होने के साथ अगर एक आध दो ठो पंख हो तो और अच्छा है, और चिपचिपा रहित होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चिपक गया तो बेटा फिर कैसे उड़ के जाएगा हवा के साथ। तो चिपचिपा रहित होना चाहिए, जिससे वायु से उड़ करके वो क्या है वर्तिकाग्र तक पहुंच सके। तो बेटा देखिए ये पॉइंट्स मैंने लिखा है ताकि अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
वायु परागण हेतु परागकण पॉलन ग्रेन हल्के तथा चिपचिपा रहित होते हैं। क्यों? ताकि वो हवा में के झोंकों के साथ आसानी से उड़ सकें। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आप लाइक भी करिए और उस पर कमेंट भी करिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोगों के पास जब पॉलन ग्रेन हल्का होगा, चिपचिपा रहित होगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा? वो वायु के झोंकों के साथ क्या होगा? संचारित होगा, न आसानी से उड़ सकेगा और वर्तिकाग्र तक क्या होगा? पहुंच जाएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास परागकण हल्का है, उड़ने वाला है, चिपचिपा रहित है, तो बेटा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र को भी कैसा होना चाहिए कि वो आसानी से परागकण को क्या है? फंसा सके। आसानी से परागकण क्या है? जो हवा के झोंके के साथ आ रहा है वो जो है उस पर क्या है? लग सके, तो उसे खुला हुआ होना चाहिए ना। मतलब जैसे हम बाहें फैला के लोगों को स्वागत करते हैं तो एक्सपोज्ड स्टिग्मा होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उसमें क्या होनी चाहिए? पंख जैसे होने चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन उसी में जा कर के ट्रैप हो जाए, फंस जाए और पॉलिनेशन परागण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो? पूरी हो जाए। तो दोनों को विशेषता होती है कि पॉलन हल्का हो और स्टिग्मा क्या हो बेटा? खुली हुई हो। तो वर्तिकाग्र देखो लिखा है ना, वायु परागण में वर्तिकाग्र स्टिग्मा वृहद हो, बड़ी हो मतलब, और खुली होनी चाहिए। तो खुली का मतलब बेटा एक्सपोज्ड होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ना फिल्मों में एक्सपोज ज़्यादा हो रहा है या एक्सपोज ज़्यादा करें, मतलब खुलापन ज़्यादा होना चाहिए ना, जिससे क्या हो? परागण फंस सकें। अब बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जो पॉइंट ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए और क्या है? ये देख लिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं और एनसीईआरटी में ढूंढिए, एनसीईआरटी को पढ़िए और अच्छे से समझिए और अंडरलाइन करिए बेटा। सिलेक्शन बहुत ही आसानी से होता है। आपने अगर बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर रखा है तो बच्चा याद रखना, फिजिक्स में आप अगर 15 से 20% भी करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बेटा थोड़ा सा और आगे ये देखेंगे कि जो वायु परागित हमारे पास पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है कि आप जानते हैं अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। तो वायु परागित पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय बोले तो बेटा अंग्रेजी में जिसे हम ओवरी कहते हैं, में एक ही बीजांड पाया जाता है। मतलब वायु के द्वारा जो परागण होगा ना, उस प्रकार के पौधों में ओवरी के अंदर, पुष्प में ओवरी के अंदर एक ही अंडाशय एक ही बीजांड पाया जाता है, याद रखिएगा। और एक बेटा पुष्पक्रम का मतलब होता है इनफ्लोरेसेंस। एक पुष्पक्रम में असंख्य क्या होंगे? पुष्प लगे हुए होते हैं। जैसे हमने मक्का में देखा या जैसे हमने देखा है गेंदे के फूल में कि उसमें देखिए बहुत सारे क्या है? फूल छोटे छोटे लगे हुए होते हैं। तो असंख्य फूल होते हैं, जो आपने पीला वाला गेंदा देखा होगा। एग्जाम्पल है इसका बेटा कॉर्न कॉब का मतलब जैसे भुट्टा हमारे पास, मकई का देखिए, जब मकई के अंदर हम लोग बेटा क्या करते हैं? फरती हुई मकई आपने पेड़ में देखी होगी तो उसमें बहुत से जाल जैसा कुछ लटकता रहता है, वो बेटा उसका स्टिग्मा और क्या है? स्टाइल है और कुछ नहीं है वो। तो बेटा इसमें एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया है कि वाटर
एयर पॉलिनेशन किस में होता है? वायु परागण कॉर्नकॉब में। और हमने ये देखा कि जो अजीवीय कारक होते हैं परागण के, उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है बेटा वायु और दूसरा क्या है? जल। ये दोनों ही निर्जीव कारक या अजीवी कारक हैं परागण के। तो अब हमने वायु वाले को देख लिया और अब हम बेटा क्या है? जल वाले को देखेंगे कि जल के द्वारा कैसे परागण होता है, मतलब कि पॉलिनेशन बाय वाटर हमको देखना है। तो ये सारे जो ऊपर के पॉइंट्स हैं ब्लू कलर में, ये जो है एयर पॉलिनेशन के लिए थे। आइए अब हम जो है अच्छे से देखेंगे कि पॉलिनेशन बाय वाटर। तो आपको जैसे पहले ही बता चुके कि ज़्यादातर पॉलिनेशन सजीवों के द्वारा होता है। निर्जीवों के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलिनेशन ज़्यादा वायु के द्वारा होता है। और जल के द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ होता है। काफ़ी दुर्लभ का मतलब बेटा बहुत कम। सबसे ज़्यादा सजीव और निर्जीवों में क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? वायु के द्वारा, और जल के द्वारा बहुत कम। इतना कम कि केवल 30 जनरा तक, 30 जनरा मतलब 30 वंश तक ही जो होता है जल के द्वारा परागण होता है। देखिए लिखा है परागण लगभग 30 वंशों जनरा तक सीमित होता है। बेटा ये 30 जनरा है, 30 वंश हैं। आप जानते हैं कि एक जो है जीनस में बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। यहाँ पे तो 30 जनरा, 30 जीनस की बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि पौधे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमको याद रखना पड़ेगा कि 30 जनरा तक ही सीमित होते हैं जल परागण, क्योंकि जनरा तो बहुत सारे हैं। कुछ आपको और भी याद रखना है कि जैसे बेटा एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइट्स में नर युग्मकों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है। मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट बाय वाटर इन एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड क्या है? टेरिडोफाइटा। तो हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म है वो तो फेंड्रोगैम्स होते हैं, मतलब जिसमें सीड बनता है। जिसमें सीड नहीं बनता उसे हम क्या है? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में, इन सब में नर युग्मकों का स्थानांतरण जल के द्वारा ही होता है। एक चीज़ यहाँ और याद रखना है कि जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बहुत कम होता है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र बहुत कम है, वो बहुत कम ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि गैमेट के ट्रांसपोर्ट के लिए ना बेटा जब युग्मक का स्थानांतरण होगा तभी निषेचन होगा। तो हम कहते हैं युग्मक का स्थानांतरण ना बेटा तथा क्या निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है और हर जगह उतना पर्याप्त जल नहीं मिलता है। इसलिए ब्रायोफाइटा और जो हमारे पास है बेटा टेरिडोफाइटा, ये जो है बहुत ही कम क्षेत्रों पर में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाता है एनसीईआरटी में, तो भली भांति बेटा इसको पढ़िए और जो हम बता रहे हैं उसको फिर एनसीईआरटी में आप खोज के अंडरलाइन करिए ताकि बार बार आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, लेकिन बेटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। याद हम करवा देंगे, हमारी गारंटी है। तो बेटा अब आते हैं कि जल के द्वारा जो परागण होता है, जैसे हमने वायु के द्वारा परागण देखा किसने? कॉर्नकॉब में, वैसे ही देखेंगे कि जो जल परागित पौधे होते हैं, जैसे हमारे पास है कौन सा बेटा? वेलिस्नेरिया और क्या है? हाइड्रिला। तो इनमें जो होता है परागण जल के द्वारा होता है। ये वेलिस्नेरिया देखिए, और ये बेटा हमारे पास है हाइड्रिला। ये साफ़ जल में होते हैं। साफ़ जल का मतलब फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी एकदम जो है हैंडपम्प से निकले या एकदम साफ़ पानी हो तभी ये उगेगा, नहीं। साफ़ पानी का मतलब, फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि जो खारा ना हो, पीने लायक, मतलब मीठे पानी में, जैसे चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो झरने का पानी हो, चाहे वो तालाब का पानी हो, चाहे बेटा वो गड्ढे का पानी हो, तो इसे फ्रेश वाटर पानी कहा जाता है, भले वो गंदा हो। मतलब उसमें साल्ट नहीं होना चाहिए।
तो इसे बेटा क्या है, फ्रेश वाटर कहते हैं। और जिसमें साल्ट होता है, जो खारा पानी होता है, उसे हम समुद्री जल, मैराइन वाटर, सी वाटर हम लोग कहते हैं या साल्टी वाटर कहते हैं। तो बेटा साफ़ जल का मतलब याद रखिएगा फ्रेश वाटर, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो तालाब का हो, चाहे क्या हो, झरने का हो। तो इसमें वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो है पौधे उगते हैं। और ये क्या है, इनके डंठल इतने ऊपर आ जाते हैं, स्टाक, जैसे हम लोग धान उनको देखे हैं, कमल के फूल का देखे हैं कि पानी की सतह पे आ जाते हैं। तो ये पौधे पूरा पानी की सतह में आ जाते हैं। और इनमें पॉलिनेशन क्या होता है, परागण जल की सतह पर ही होता है। मतलब पानी के अंदर नहीं, पानी के क्या है, ऊपर सतह में होता है। एक दूसरा हमारे पास पौधा है जिसमें जल के द्वारा परागण होता है, यह है जोस्टेरा। और जोस्टेरा को बेटा सी ग्रास कहा जाता है, याद रखिएगा, समुद्री घास कहा जाता है। तो ये जो जोस्टेरा है, इसमें हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया की तरह पॉलिनेशन नहीं होता। इसमें पॉलिनेशन क्या है, शरीर में जो हमारे पास क्या कहते हैं, जल है, जल के अंदर होता है, पूरा ज़मीन में टच से रह के समझिए, नीचे नीचे जो है पॉलन ग्रेन जाता है। इसमें पॉलन ग्रेन वगैरह रिबन लाइक फीता जैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। और वो बेटा क्या है, पानी के अंदर जा कर के पॉलिनेशन करते हैं। तो वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में पानी की सतह पर याद रखिएगा। और जोस्टेरा में बेटा, जिसे हम सी ग्रास, समुद्री घास कहते हैं, इसमें बेटा जो होता है पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है। तो बच्चों आपको जो है ये पॉइंट्स कैसे लगे, ये एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा को अच्छे से याद रखिएगा। तो इनको अगर आप पढ़ के जो है एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके बोर्ड में भी बहुत बेस्ट होगा। और बेटा क्या है, आप आगे भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नीट में भी यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे जो है हिंदी के हों, चाहे जो हो क्वेश्चन जो है इंग्लिश के हों, सेम रहते हैं, बस लैंग्वेज डिफरेंस रहता है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ ली एनसीईआरटी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बच्चों अब हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स और देखेंगे। जैसे ये देखेंगे कि क्या सर जी सभी जलीय पौधों में परागण जल के द्वारा ही होता है, तो ऐसा नहीं है। सभी जलीय पौधों में परागण जल के द्वारा नहीं होता है। कुछ हमारे पास पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्या है, परागण वायु के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा होगा, कीटों के द्वारा होगा, भले वो जल में रहते हैं। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर लिखिएगा। सभी जलीय पौधों में परागण जल के द्वारा नहीं होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास है बेटा हाइड्रिला, हाइड्रिला के बाद हाइड्रिला नहीं बेटा, हाइड्रिला तो हम देखे थे उसमें जल में ही होता है, जल के द्वारा ही उसमें परागण होता है। नाम रहेगा जल लेकिन जल नहीं, जैसे वाटर लिली जिसे हम जल की कुमुदनी कहते हैं, जल कुमुदनी कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास है बेटा वाटर हायाजिंथ। वाटर हायाजिंथ का मतलब जल कुंभी, जिसे हम पंचोखवा भी कहते हैं, जलकुंभी। और इसका जो होता है बेटा नाम होता है, बायोलॉजिकल नेम है इकोनिया क्या है, क्रैसीपस। इकोनिया क्रैसीपस, वही जो टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है न, जो स्टेगनेंट वाटर में होता है, रुके हुए जल में होता है, मतलब घिरे जल में, बहते जल में नहीं। तो ये दोनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि वाटर लिली और बेटा क्या है, वाटर हाइजिंथ में परागण जल के द्वारा नहीं होता है। नाम में जल है लेकिन जल के द्वारा परागण नहीं होता है। तो ये बच्चे पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए। तो ये हो गया हमारे पास है पॉलिनेशन। हमने अभी ये जो पॉलिनेशन देखा परागण, ये हम लोगों ने एबायोटिक पॉलिनेशन देखा। मतलब जब परागण क्या हो, निर्जीव कारकों के द्वारा होता है, जैसे जल, वायु, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अजैवीय परागण कहते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप ये हमको कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।
लेकिन एक पॉइंट और है कि इनमें जब परागण जल के द्वारा नहीं होता है तो किसके द्वारा होता है? तो बेटा इनमें परागण कीटों के द्वारा या बेटा क्या है, वायु के द्वारा होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि वाटर लिली और वाटर हाइजिंथ में परागण किसके द्वारा होता है? तो बेटा वाटर हाइजिंथ हो या चाहे वाटर लिली हो, में परागण जल के द्वारा न हो करके इंसेक्ट के द्वारा, कीटों के द्वारा या तो वायु के द्वारा हो सकता है। अब ज़्यादातर परागण आपको बता चुके हैं कि वो सजीवों के द्वारा होता है। सजीवों में बेटा कीटों के द्वारा परागण होता है। निर्जीव कारकों में सबसे ज़्यादा परागण वायु के द्वारा होता है और जल के द्वारा परागण केवल 30 जनरा तक होता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और बायोकेमिस्ट्री को अगर अच्छे से एनसीईआरटी से आप तैयार कर लिए हैं तो आपका नीट के लिए 85% और यूपी बोर्ड के लिए तो 90 से 95% बेटा तैयार हो जाएगा। और अगर आपका 85% बायो और केमिस्ट्री पूरी तैयार है एनसीईआरटी से तो फिजिक्स में सिर्फ आपको 15% करना होगा और बेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कह रहा हूँ कि फ़िज़िक्स ना पढ़िए, लेकिन फ़िज़िक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री अच्छे से आप तैयार कर लिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तो बेटा फ़िज़िक्स में आपको फिर कम ही मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत में ही आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों आप जो है एकदम से ये बायो केमिस्ट्री खूब तैयार रखिए और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज करिए। जो हम जो है क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उनको भी जो है आप जो है देखिए और उसका आंसर दीजिए। तो बेटा आपको तब 15% फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।